हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक चल रही है, सॉरी सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है और बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैट्रिसेस वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है सारा। तो अब आपका जो बच्चा है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है, इसके कुछ लेक्चर्स मैं करा चुकी हूँ जिसमें हमने पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन बेसिकली, कि उसकी एप्लीकेशन, उसके यूजेस, कि हम रियल लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं लेक्चर आपको करा चुकी हूँ। इसके बाद हमने कुछ और पार्ट देखे थे जैसे ऑर्डर, डिग्री एंड इसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी हमने, जो बेसिकली ये था कि फैमिली ऑफ कर्व से हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो फैमिली ऑफ कर्व कैसे निकाल सकते हैं। राइट, तो ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा ज्योमेट्रिकली व्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, यहाँ पर हम बेसिकली जो पढ़ेंगे, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसका ज्योमेट्रिकल व्यू देखेंगे हम कि वो कैसे दिखता है। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक की ओर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक बेसिक चीजें आपको पता है। हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली इक्वेशन पे बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हम सभी जानते हैं कि जो dy/dx होता है, ये क्या होता है? ये बेसिकली स्लोप होता है हमारा। जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, देखो y = fx, इस तरह से लेते हैं हम। ये कोई फंक्शन होता है हमारे पास, तो हम जो dy/dx निकालते हैं ये हमारा स्लोप होता है। राइट, स्लोप कैसे? कि हमारे पास कोई कर्व है, ये रहा कोई कर्व, हमारे पास कोई कर्व इस तरीके से है, ये रहा, ये कर्व है, इस पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर, बेसिकली इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट है, ये हम इसके स्लोप पे बात करेंगे। यानी कि ये जो कर्व है, इस कर्व का जो पॉइंट है, इस कर्व पे मैंने कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट से जो टेंजेंट जा रही है हम उसके स्लोप पे बात करेंगे। यानी कि अगर मैं कहूं तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर, ये कोई एक्स वाई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई ऑन वाई एक्स, ये कर्व है हमारा। राइट, तो हम इस पे बात करेंगे। इट मीन्स अगर मैं इस dy/dx में x और y की वैल्यू पुट कर दूं तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास, उस वैल्यू पे, यानी उस वो पॉइंट, इस ये पॉइंट हम रखेंगे इस dy/dx पे, तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, हम उस पर बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसका ज्योमेट्रिकली व्यू कैसा होता है या ज्योमेट्रिकली विजुलाइज कैसे करेंगे हम उसे, तो अगर मैं यहाँ पे लूं कोई फंक्शन y = f ऑफ एक्स वाई, राइट, ये फंक्शन होगा मेरे पास। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन फील्ड पे, क्योंकि डायरेक्शन फील्ड से ही होगा ये, तो डायरेक्शन फील्ड पे बात कर रहे हैं हम। है ना, तो डायरेक्शन फील्ड के लिए अगर मैं x और y की वैल्यू कुछ ऐसे पुट करूं कि इसकी वैल्यू यानी कि f ऑफ x1 और y1, यानी वो x1 y1 ऐसी वैल्यूज हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो उस फंक्शन में रखने पर मुझे वैल्यू जैसे 1 दे रहे हो, तो अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू देखूं तो ये क्या निकल कर आएगा। देखो हाँ यही बना देती हूँ। देखो
ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर करूँ, देखो हम दो मेथड पे बात करेंगे आज। वैसे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उन सभी का सॉल्यूशन का ऐसे हम ज्योमेट्रिकली व्यू निकालने बैठेंगे तो वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अभी आपको यहाँ से पता चलेगा। मैं पहले इस क्वेश्चन को कराती हूँ, मतलब इस पॉइंट को लेकर समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ उसका कंक्लूजन। तो मैंने कुछ रैंडमली ऐसे कुछ पॉइंट्स ले लिए अपनी मर्जी से, ये कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। एक्स वाई प्लेन है हमारा ये, तो ये देखो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक्स वाई कोई पॉइंट रखे इसमें, ये जो हमें फंक्शन दे रखा है dy बाई डी एक्स, और उसके बाद मुझे वैल्यू निकल कर आई 1, तो इस 1 का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसमें सबसे पहले जो हम काम करेंगे कि पहले हम पॉइंट फिक्स कर रहे हैं। अब इस पर हम स्लोप देखेंगे कि उस स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है। तो उस स्लोप की वैल्यू मानो 1 आई है, तो 1 का मीनिंग क्या है कि थीटा कितना होगा हमारे यहाँ पे 45 डिग्री। तो अगर मैं यहां से तो ये इस तरह से लाइन सेगमेंट आएगा मेरे पास, है ना, क्योंकि थीटा इसका मतलब क्या है कि थीटा मेरा 45 डिग्री पर है, और 45 डिग्री यानी एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर है, राइट। तो इस तरह से ये लाइन सेगमेंट है। इसमें हमने पहले पॉइंट फिक्स करे हैं, फिर वैल्यू देख रहे हैं कि हमारा लाइन सेगमेंट किस पर आ रहा है। तो मैंने ये एक पॉइंट यहाँ पर मान लिया कि ये x1 y1 की वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, कोई और पॉइंट लिए। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ f ऑफ x2 y2, यानी कि मैं कोई और पॉइंट ले रही हूँ और उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 0, दैट इज, इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास 0 वैल्यू आ रही है तो वो क्या है, x एक्सिस के पैरेलल हुई। तो इट मीन्स x एक्सिस ये है, इसके पैरेलल का मतलब है, जैसे यहाँ पे मान लिया मैंने वो पॉइंट ये रहा, ये रहा, ये मैंने कुछ पॉइंट मान लिए कि उन पॉइंट पर x एक्सिस के पैरेलल ये इस तरह से आ रही है। अब अगर मैं एक और पॉइंट लूं f ऑफ x3 y3, कुछ ऐसे पॉइंट लिए जिसकी वैल्यू मेरे पास -1 आ रही है, दैट इज थीटा मेरा क्या है यहाँ पर, थीटा मेरा अगर -1 आ रही है, क्योंकि 1 पर तो 45 डिग्री है, -1 यानी कि थोड़ा सा 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ थीटा मेरा क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आएगी लाइन सेगमेंट की, वो किस तरह से करेगा शो, इस तरीके से, थोड़ा सा 90 डिग्री से ज्यादा, राइट। ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे ही, ये मैं ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसे समझना। तो ऐसे मैंने ये सारे पॉइंट फिल कर दिए कि कोई लाइन, जैसे मान लो ये x1 y1 वाले पॉइंट पर है, तो इट मीन्स यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल होगा, ये रहा मेरे पास 45 डिग्री का। यहाँ पर मेरे पास ये थीटा ग्रेटर देन 90 से, यानी कि x3 y3 वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं इस पर। तो ऐसे मैंने ये सारे देख लिए पॉइंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद अब हम, क्योंकि ये इस टेंजेंट स्लोप है, क्योंकि हमने पहले पॉइंट निकाले, हमने पॉइंट को अलॉट किया इस पर, और उसके बाद उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकाली dy बाई डी एक्स की। तो क्या वैल्यू आई मेरे पास, जैसे 1 आई या 0 आई -1 आई, उस तरह से हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट कर लिए ड्रॉ। अब इसके बाद हम कर्व बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो कर्व कैसे बनेगा, जैसे कि अगर मैं इसे करूं तो ये कुछ इस तरीके से कर्व बना मेरा, और अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो मेरा कर्व बनेगा यहाँ पे, ये रहा, इस तरीके से है। या फिर यहाँ पर कर्व देखा जाए तो ये इस तरीके से आया, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने
जो dy बाई डी एक्स लिया था कर्व, ठीक है, उस पर कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट को यानी x और y की वैल्यू हमने इसमें पुट करी, तब हमें जो वैल्यू मिलती है, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसके स्लोप पे बात करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने पहले पॉइंट फिक्स करे, उसके बाद हमने क्या किया कि लाइन सेगमेंट निकालने की कोशिश करी। कैसे कि वो पॉइंट है x और y के, हम पॉइंट रखते जाएंगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी यानी सोल्यूशन आएगा। वो जिस तरह से आएगा वहां पे देखकर हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिए और उसके बाद उन्हें ज्वाइन करते हुए हमने कर्व बनाया लाइक दिस, कि ये टेंजेंट की तरह लग रहा है। इस यहाँ पर इतने अच्छे से नहीं आया बट इस तरीके से। पर क्या आपने सोचा कि ये तो हमने दिखा दिया डायरेक्शन फील्ड से कि ये इस तरीके से काम कर रहा है, बट क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक है ये डायरेक्शन फील्ड की तरह हम डायरेक्शन फील्ड में हमने दिखा दिया, बट यहां पर आपने देखा कि अभी तो मैंने 2 या 3 ही सॉल्यूशन देखे थे, पॉइंट्स रखे थे और ये इस पे इस तरह से बन रहा है। ऐसे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, पर ये टाइम टेकन है, इसमें बहुत टाइम लगता है इस वाले मेथड में। और हम सिर्फ 2 या 3 सॉल्यूशन नहीं निकालते, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये वाला काम जो प्रोसेस है ये वाला, ये हम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम निकाल नहीं पाएंगे या फिर सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना, तो हम सबको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला काम तो ऑब्वियसली ये कंप्यूटर का काम होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम 200-300 ऐसे सॉल्यूशन निकलते हैं, मान लो किसी के सॉल्यूशन बहुत सारे हैं तो हम सबको ड्रॉ थोड़ा ना करते रहेंगे, तो टाइम बहुत लगेगा। तो इसलिए इस चीजों को हम नहीं करते हैं सॉल्व, बट क्योंकि ज्योमेट्रिकली व्यू कैसे होता है तो ये बताना इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। अब अगर मैं एक और लेती हूँ दूसरा एग्जाम्पल कोई, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँ कि हाँ राइट, आइसोक्लाइन, ये कॉन्सेप्ट है एक, इसका मीनिंग क्या है? आइसोक्लाइन का मीनिंग देखो, ब्रेक करो, मैंने हमेशा बताया जो टर्म यूज करते हैं उसी में उसका मीनिंग छुपा होता है। आइसोक्लाइन, आइसो का मतलब सेम, इस आइसो का मीनिंग होता है सेम, और क्लाइन का मतलब, क्लाइन का मीनिंग होता है स्लोप। राइट, तो सेम स्लोप पे बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर अगर मैं डायग्राम के थ्रू देखूं, सही। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, हम यहाँ पर एक इक्वेशन लेते हैं क्या कि dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, राइट। तो ये वाली तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी को पता होगी। अगर हम इसे सॉल्व करें डिफरेंशियल इक्वेशन को तो बहुत इजीली कर लेंगे, लेकिन हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि ये कैसे विजुलाइज होता है। ओके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, इसको मैं कुछ मान लेती हूँ, मैंने कुछ c मान लिया। ऐसा क्यों किया है मैंने? देखो, अगर मैं इसमें वैल्यूज रखूं, ये जो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास वैल्यू आती है y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी इंटू एक्स, राइट। ये इक्वेशन मिलती है, और ये इक्वेशन किसकी है? ये आइसोक्लाइन की है। वैसे तो ये लाइन की इक्वेशन है ना, जो आपको दिख रही है जिसमें माइनस 1 अपॉन सी, ये आइसोक्लाइन का ये क्या है? स्लोप है। यहां पर ये आइसोक्लाइन का स्लोप है, राइट। ये आइसोक्लाइन का स्लोप है। तो अगर तो और ये आइसोक्लाइन का स्लोप है, और मुझे लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है वो क्या होगा मेरा? वो होगा ये c। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाले मेथड में हमने क्या किया था, पॉइंट को फिक्स किया था, उसके बाद हमने क्या करा था, लाइन सेगमेंट ली थी। इस बार हम लाइन सेगमेंट के थ्रू हम पॉइंट को फिक्स करेंगे, राइट। तो अगर मैं यहां पर, तो लाइन का स्लोप अगर यहां से देखा जाए तो -1 है, अगर c की वैल्यू में 1 रख दूं तो हमारे पास अगर लाइन सेगमेंट का स्लोप है, अगर मैं लाइन सेगमेंट की स्लोप की बात करूं, लाइन सेगमेंट के
वो कितना होगा। अगर मैं 1 रख देती हूँ यहाँ पर c की वैल्यू, तो ये c की वैल्यू 1 रखी, वैन ये देखो c इज इक्वल टू 1 रखती हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास -x। और ये सभी आप सभी जानते हैं कि y इज इक्वल टू -x क्या है, ये वाली लाइन है। वाइट से ड्रॉ करूं, ये वाली लाइन है। ये राइट, ये है ना, y इज इक्वल टू -x, तो ये c इज इक्वल टू 1 पर है। जहां c इज इक्वल टू, c क्या है, लाइन सेगमेंट का स्लोप है, राइट। अब इस पर हम पॉइंट फिक्स करेंगे। अगर मैं इस पे पॉइंट फिक्स कर देती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर अब इस पे पॉइंट फिक्स कर दिए, जिस पर हम, ये लाइन सेगमेंट का स्लोप है जिस पर हम लाइन सेगमेंट देखेंगे। अब तो c इज इक्वल टू 1, इट मीन्स क्या, c इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू -x है। तो यहाँ पर पहले हमने, ऑब्वियसली पहले हमने स्लोप फिक्स किया, उसके बाद हम पॉइंट ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू -x है c इज इक्वल टू 1 पर, तो इसमें लाइन सेगमेंट का कैसे आएगा, जैसे कि हमने इसमें क्या किया था, ये जो पॉइंट फिक्स करे थे उसके बाद लाइन सेगमेंट लिया था, यानी टेंजेंट बनी थी, फिर हमने कर्व बनाया था। अब हम यहाँ पर कर्व बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम देखना चाहें, तो लाइन का स्लोप जो है मेरे पास y इज इक्वल टू -x है, तो c इज इक्वल टू 1 पर, c इज इक्वल टू 1 पर, यानी कि tan, वही यहाँ पर जो थीटा है मेरा वो 45 डिग्री है, और वो किस तरह से करेगा, इस ये वाला 45 डिग्री, इट मीन इस तरह से जाएगा एक्स एक्सिस से, ये रहा। राइट। अब अगर मैं यहाँ पर c इज इक्वल टू 2 रखना चाहूँ, या अभी 2 पे नहीं पहुंचते, अभी हम होते हैं c इज इक्वल टू, मैंने -1 रखा। देखो ये जो y इज इक्वल टू -x है, ये लाइन का स्लोप है ना, ये लाइन का स्लोप है, तो मैंने ये वाली लाइन बनाई। और ये जो है ये लाइन सेगमेंट का स्लोप है, ये लाइन सेगमेंट है, c इज इक्वल टू 1। अब जब मैं c इज इक्वल टू -1 पे बात कर रही हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू x। और ये वाली लाइन आप सभी जानते हैं ये कौन सी होती है, अगर हम बात करें, ये वाली लाइन, ठीक है, सही बनी ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू कितना है, -1। -1 क्या, इसका मीनिंग क्या है, ये कि ये 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा, जैसे कि हमने इसमें देखा था -1 पे 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये इस तरीके से आएगा। वही पॉइंट्स रख के मैंने, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ऐसे, राइट। तो अब मुझे क्या लेना है, c इज इक्वल टू, अगर मैं 0 लेती हूँ, अगर मैं c इज इक्वल टू 0 ले लूँ, तो यहाँ पर देखो इन्फिनिटी बन जाएगा, y इज इक्वल टू -1 अपॉन सी एक्स है, c की वैल्यू 0 लेने पे, तो इसलिए y इन्फिनिटी नहीं बने, मैं इसको लिख सकती हूँ y इंटू सी इज इक्वल टू -x। तो c की वैल्यू 0 रखूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये y एक्सिस पे बात कर रहा है। ये किस पे बात कर रहा है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे। तो मुझे क्या मिलेगी, y एक्सिस मिलेगी, ये वाली c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 पे ये, और ये है c इज इक्वल टू -1 पर, ठीक है।
तो ये वाली लाइन आएगी मेरे पास। अब इस लाइन पर अगर मैं देखूं, ये वाली, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ इस पे। तो x इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स यहाँ पर c इज इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस 0, यानी y एक्सिस पे बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये इस तरीके से आएगा, x एक्सिस पे 0 ना, तो इस तरीके से आएगी इसके पैरेलल x एक्सिस के, क्योंकि एंगल 0 हो गया, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि c इज इक्वल टू, मैं इस बार रख लेती हूँ इन्फिनिटी। अगर मैं c इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? y की वैल्यू आएगी मेरे पास 0, राइट। c इन्फिनिटी रखा, y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 0, इट मीन्स x एक्सिस की बात हो रही है, यानी ये वाली। और इसमें c इन्फिनिटी y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर आएगा, इस तरीके से लाइन सेगमेंट, राइट, इन पॉइंट्स पे। तो ये c इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, यानी कि लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है c, ये लाइन सेगमेंट का स्लोप है। तो यहां से अभी मैंने एक बात देखी कि जैसी मैं वैल्यूज रखती जा रही हूँ, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट स्लोप की वैल्यू, इस बार हमने लाइन सेगमेंट स्लोप लिया है पहले, उससे हम कर्व बनाएंगे अब। तो और पहले वाले मेथड में हमने क्या किया था कि हमने पॉइंट फिक्स करे थे, उसके बाद हमने स्लोप बनाया था। इस बार हमने स्लोप लिया है, यानी लाइन सेगमेंट स्लोप लिया है इस बार हमने, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पे कर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही टेंजेंट वाला। तो यहां से अगर मैं देखूं कि जब हम इस वाली लाइन पर बात कर रहे हैं, यानी c इज इक्वल टू 1 पर बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट स्लोप के, तब मेरे पास जो लाइन सेगमेंट की ये आ रहा है इसके परपेंडिकुलर, राइट। और जैसे ही हमने y पे बात करेंगे c इज इक्वल टू 0 पे, तो ये भी देखो परपेंडिकुलर है। और अगर इस पे बात करते हैं c इज इक्वल टू -1, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू x आ रहा है। तो ये वाली वैल्यूज आ गई। तो यहां से मुझे दिख गया कि हाँ ये इसके परपेंडिकुलर पे बात कर रहा है। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये सिर्फ इस इक्वेशन पे बात हो रही है, इस वाले सॉल्यूशन के लिए। ये हर किसी के सॉल्यूशन पे नहीं होगा कि आप लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ही आए आपके स्लोप वाली बात के, ओके। तो यहां पर जैसे ही मैं यहां से मैं अगर और भी लाइन ड्रॉ करना चाहूं, हम और भी ले सकते हैं। अगर मैं ये वाली अगर मैं एक ये लेना चाहूं, क्यों ले रही हूं, वैसे तो यहां से भी दिख जाएगा। अब इसके परपेंडिकुलर उस पॉइंट पर पॉइंट फिक्स करा हमने स्लोप के लिए, ठीक है। ऐसे मैं और भी ले सकती हूँ यहाँ पर लाइन। तो यहाँ मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ कि चाहे तो एक ग्राफ बना सकते हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ से ये दिखाना चाह रही हूँ आपको, ये एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर देखें, बना ही देना चाहिए। अगर ये हमारी वैसे तो डायरेक्शन फील्ड ही बन गई है, और अगर हम डायरेक्शन फील्ड में बात करें डायरेक्टली, यानी कि इस बार हम किसे भूल जाते हैं, हम इस आइसोक्लाइन को भूल जाते हैं। ये जो आइसोक्लाइन निकल के आए हैं हमारे, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट के स्लोप पे। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ये देखो, राइट, ये वाला। अब इस वाले की बात करें अगर हम, और ये वाला c इज इक्वल टू 1 पे, ये वाला आएगा। तो यहां से हमने देखा कि ये जो, अगर हम इनको मिलाएं, ये देखो, तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है ना। ये देखो,
और ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कैसे सॉल्व होएगा, dy बाई डी एक्स। अगर इसका हम लेते हैं यहाँ पर, मैं इसका dy बाई डी एक्स लूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस एक्स अपॉन वाई अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स लूँ, देखो हाँ, dy माइनस एक्स अपॉन वाई है ये, तो ये इधर जाएगा y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे हम बोथ साइड, जो हम बेसिकली करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो ये निकल कर आएगा मेरा वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस हम यहाँ ले लेते हैं सी स्क्वायर बाई टू, है ना, कांस्टेंट वैल्यू कोई, तो इसको इधर लाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई टू। तो ये जो मुझे इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये मेरी सर्कल की इक्वेशन है। और अगर हम यहाँ डायग्राम से देखें तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, ज्योमेट्रिकली अगर विजुलाइज कर रहे हैं हम इसको, पॉइंट्स रखने के बाद लाइन सेगमेंट स्लोप को लेकर चल रहे हैं, उसके बाद हमने आइसोक्लाइन निकाले हैं, तो वहां से भी मुझे सर्कल मिल रहे हैं। तो ये फैमिली ऑफ कर्व जो आया मेरा वो किसका है, फैमिली ऑफ सर्कल्स का। तो ये जो सॉल्यूशन दे रहा है ये दे रहा है हमें किसका, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो इट मींस यहां से हमने ये देख लिया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसका सॉल्यूशन निकाल के इस तरीके से ग्राफिकली हम देख सकते हैं, बट हर किसी प्रॉब्लम का नहीं होगा क्योंकि कुछ कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, बट हाँ यहाँ पर फैमिली ऑफ सर्कल्स निकल कर आई है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर और पॉइंट्स लेकर हम और भी आइसोक्लाइन देख सकते हैं, उसके बाद उस पर ये ऐसे ड्रॉ करेंगे तो और पास में आएगा। अभी मैंने ये वाला और ये वाला तो पॉइंट लिया ही नहीं, आइसोक्लाइन लिया ही नहीं, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिया उसके सॉल्यूशन को हम ज्योमेट्रिकली विजुलाइज कर सकते हैं। कैसे, पहला मेथड जो था डायरेक्शन फील्ड के थ्रू ही, उसमें हमने क्या किया था, पॉइंट फिक्स करे थे, उसके बाद हमने वो स्लोप निकाला था टेंजेंट का। अब इसमें क्या किया हमने आइसोक्लाइन ली थी, मतलब हमने लाइन सेगमेंट स्लोप लिया है पहले, उसके बाद हमने आइसोक्लाइन निकाली है। यानी कि इस वाले मेथड में हमने पहले स्लोप फिक्स करा है, उसके बाद हमने पॉइंट फाइंड आउट करे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं और वो सॉल्यूशन हमारा निकल कर भी आया, जैसे कि हम बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब अगर एक और तरीका देखा जाए या एक और क्वेश्चन देखा जाए जो आइसोक्लाइन से ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक इक्वेशन लेती हूँ इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने लिया। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बतानी थी, देखो यहां से तो हमें ये मिल गया। अब अगर यहाँ पर c की वैल्यू, ये क्योंकि 1/c जो हमने लिया है ये यहाँ पे आइसोक्लाइन का स्लोप है, यानी कि ये लाइन की इक्वेशन आ रही है हमारी, तो और ये जो c है ये c हमारा है लाइन सेगमेंट का स्लोप। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं यहां से, अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूं यहां से, कंक्लूजन निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, देखो आइसोक्लाइन स्लोप जो कि अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, अगर मैं आइसोक्लाइन स्लोप की बात कर रही हूं इसमें जो कि 1/c है मेरा, और जो लाइन सेगमेंट का स्लोप है जो कि c है मेरा, राइट। अगर इनको देखा जाए तो c इंटू 1/c, जो ये माइनस का, ये क्या निकल कर आया मेरे पास, -1। इट मीन्स यहां से ये पता चला है कि ये जो लाइन सेगमेंट का स्लोप है और जो आइसोक्लाइन का स्लोप है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये हमने यहां से भी निकाल लिया और अभी हमने जब ड्रॉ किया था तब भी हमें पता चल गया, तो ये यहां से भी पता चल जाता है, यानी कि हम इसे चेक भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, दूसरे वाले कि मेरे पास एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस वाई, राइट। हम चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, अभी करेंगे हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन जो बेसिकली हम करते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकली व्यू देखना चाह रहे हैं तो इसलिए हम उसी पे बात करेंगे।
तो यहाँ पर हम फिर से वही करते हैं कि पहले मैं ये देखो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इसको इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ, इसको फर्स्ट माना था हमने, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस वाई ये लिया है। अब की बार मैं c इज इक्वल टू यानी लाइन सेगमेंट का स्लोप c की वैल्यू अगर मैं 0 लेती हूँ, अगर मैं c की वैल्यू 0 ले लेती हूँ, व्हेन c इज इक्वल टू 0, देन देखो इसको मैं c के इक्वल मान लूंगी। तो अगर यहाँ पर c की वैल्यू मैं 0 लेती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, दैट इज x इज इक्वल टू -1 पे बात हो रही है। तो यहाँ पर जो लाइन मिलेगी मुझे वो ये मिलेगी, c इज इक्वल टू -1 पे ना, तो ये देखो ये आएगी कुछ, ठीक है। ये मेरा आइसोक्लाइन आया। तो अगर मैं c इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है तो इट मीन्स यहाँ पर मेरा c इज इक्वल टू 0 यानी इसके x एक्सिस पे 0 एंगल बना रहा है, तो ये इसके x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, राइट। ये है मेरा c इज इक्वल टू 0 पर, ओके। अब मैं लेती हूँ इस बार c की वैल्यू -1, तो -1 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, -1 रखा, ये 1 है तो ये उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, -1 रखा तो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे पास x प्लस 2। तो इट मीन्स ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, यानी c इज इक्वल टू -1 पर, ये यहाँ पर वाइट से आइसोक्लाइन की जो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं वाइट कलर से ही कर रही हूँ ताकि आपको अलग से पता चल जाए। तो इसके लिए अगर मैं स्लोप देखूं तो मतलब लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है वो c इज इक्वल टू -1 पे, तो इट मीन्स 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, तो वो इस तरह से आएगा, ये वाला, ठीक है। थीटा जो है 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब बात करते हैं हम c इज इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स, तो इट मीन्स मेरे पास ये वाली लाइन बनेगी इस बार, जो कि ओरिजिन से होकर जा रही है, राइट। ये सही है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मेरा स्लोप क्या है, c इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 90 डिग्री पे वो 45 डिग्री एंगल पे बात हो रही है, ये वाला। ठीक है, तो अब c इज इक्वल टू 2 पे बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रखूं c इज इक्वल टू 2, देन 1 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू निकल कर आएगी x -1, राइट। इट मीन्स ये वाली लाइन यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी जो आइसोक्लाइन बनेगी ये वाली, राइट। तो इसके लिए c इज इक्वल टू 2 पे बात हो रही है, तो c इज इक्वल टू 2, दैट इज ये वाला पार्ट, c इज इक्वल टू 2 पे, तो थोड़ा सा इस तरीके से, ऑब्वियसली 1 पर ये थोड़ा सा इस तरह होगा 90 डिग्री पे। अब अगर मैं c इज इक्वल टू 3 रखती हूँ तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू निकल कर आएगी -2 x -2, यानी कि ये वाली लाइन,
यहाँ पर ये जाएगी मेरी कुछ इस तरीके से, ये आइसोक्लाइन आएगा, और यहाँ पर c इज इक्वल टू 3 है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ी सी 90 डिग्री तो नहीं होगी, बट थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी, राइट, इस तरीके से। तो अगर मैं इन्हें मिलाना चाहूँ, अब ये देखो, इन्हें मैं मिलाना चाहूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे शायद, c इज इक्वल टू 1, देखो y इज इक्वल टू एक्स पर, हाँ गड़बड़ यहाँ हुई है, ये वाली, ये बिल्कुल हटाना तो पड़ेगा, देखो ये जो y इज इक्वल टू एक्स आई थी, तो ये वाली लाइन थी हमारी लाइन सेगमेंट की, अब मतलब आइसोक्लाइन की, और यहाँ पर जो y इज इक्वल टू एक्स है, c इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे बात हो रही है, तो 45 डिग्री पे यानी कि इसमें ये इसी तरीके से आएगा, इस लाइन के साथ ही, राइट, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां से अगर मैं इन्हें मिलाना चाहूं तो ये कैसे आएगा, ये इस तरह से आएगा कुछ मेरे पास, अगर यहां पे करूं या दूसरा ड्रॉ करूं, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से आएगा, और ये भी कुछ इस तरीके से आएगा, इधर से मिलाना चाहूं, और ये इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, देखो ये जो लाइन आ रही है हमारी y इज इक्वल टू एक्स पर, ये y इज इक्वल टू एक्स पर, तो यहाँ से जो ड्रॉ होकर जाएगी वो इस तरह से जाएगी बाकी की, ये जो कर्व आ रहे हैं ये कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं होंगे, आइसोक्लाइन और ये जो कर्व आ रहे हैं हमारे स्लोप बनकर आ रहे हैं, ये कभी मैच नहीं होंगे और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहां से हमें जो पता चला है वो ये भी पता चला है साथ में कि एक ही पॉइंट पर दो स्लोप नहीं हो सकते। कैसे? क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग कर्व ये जो होता है हमारा, इसको हम इंटीग्रल कर्व बोलते हैं, इनको हम इंटीग्रल कर्व बोलते हैं, या फिर यहां पर लिखना ज्यादा बेटर है, ये जो होते हैं हमारे इंटीग्रल कर्व बोलते हैं हम इसे। तो ये जो कर्व हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ पॉइंट, इंटीग्रल कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट, राइट। और क्योंकि इसका मतलब यही है कि एक पॉइंट पर दो स्लोप नहीं हो सकते, तो एक पॉइंट पर, किसी एक ही पॉइंट पर दो स्लोप होने का मतलब नहीं, इस पॉइंट पर एक, जैसे मान लो ये एक इंटीग्रल कर्व है और ये भी इंटीग्रल कर्व है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है यहाँ पर इसकी टेंजेंट आ रही होगी और इसकी टेंजेंट आ रही होगी जो कि इंटरसेक्ट कर जाएगी, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दो इंटीग्रल कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दैट इज एक पॉइंट पर दो स्लोप नहीं हो सकते हैं, टेंजेंट के स्लोप नहीं हो सकते हैं, राइट। तो यहां से हमें ये बात भी पता चलती है कि पहले वाले मेथड में देखा जाए, अगर हम इसके पहले मेथड में देखा जाए तो सारे पॉइंट जो थे पहले हमने पॉइंट फिक्स करे थे, ये देखो
इसमें हमने पॉइंट फिक्स करे थे, उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट ली थी और फिर उससे कर्व बनाया था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने पहले हमने आइसोक्लाइन बनाई है पहले, राइट। उसके बाद लाइन सेगमेंट सी से हमने आइसोक्लाइन बनाई है और फिर हमने उसके बाद कर्व बनाया यहाँ पे ये डायरेक्शन फील्ड से, जिससे हमें पता चला है कि ये हमारी क्या है, ये फैमिली ऑफ सर्कल है। और इसमें अगर हम देखें तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। हालांकि अगर हम देखना चाहें तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम ऐसे ज्योमेट्रिकल व्यू में नहीं देख सकते हैं, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत समय लग जाता है। तो हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं किसी तरीके से, जैसे कि हमने इसे एनालिटिक व्यू में करा है, ये वाला पार्ट, राइट। तो इसलिए तो यहाँ पर सिर्फ मेरा आज ये वाली वीडियो लाने का मोटिव सिर्फ इतना सा था कि आपको पता चले कि जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसके सॉल्यूशन को, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकली विजुअलाइजेशन कैसे होता है, वो यहाँ पर आपने देखा था कीबोर्ड पर कि ये इस तरीके से होता है। तो हम बेसिकली ये सारा काम वैसे तो कंप्यूटर का होता है, हम सभी प्रॉब्लम्स का, सभी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम का ऐसे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर मेन बात सिर्फ इतनी सी थी, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, वही ये टाइम टेकन है। और हमने तो ये 3-4 ही पॉइंट्स लिए थे, उस पर निकालने चाहिए थे, देखो इतना टाइम लगा। तो हम 100-200 इस तरह से सॉल्यूशन निकलते हैं। अगर देखा जाए तो इसका ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है। ये जो y इज टू एक्स है, ये जो लाइन आ रही है y इज टू एक्स, ये इस इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन तो है, इसका एक सॉल्यूशन तो है, पर ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो ऐसे ही और भी सॉल्यूशन होंगे जो कि हम वैल्यूज रख के निकालेंगे, तो उन सबको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं एक साथ, राइट। तो उसमें समय लग जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा मोटिव था कि आपको पता चल सके कि हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे ज्योमेट्रिकली व्यू कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैं आशा करती हूँ कि आपका कोई डाउट रहा नहीं होगा इसमें, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो आपका किसी का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।